बच्चों आज हम लोग तैयारी करेंगे करंट अफेयर जो क्लैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए जिसने जिसने भी एंट्रेंस की तैयारी के लिए यूजी पीजी सभी लोगों ने जो फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो करंट अफेयर के बारे में हम लोग कुछ लोग जानते हैं और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो as a law student, staying up to date the latest happenings या especially those related to law and justice। अब देखिए यहाँ पे जो टॉपिक पूछे गए हैं कि भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो लॉ और जो न्यायिक यहाँ पे प्रोसेस है उनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, द करंट अफेयर इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज section consist of 35 to 39 क्वेश्चन आउट ऑफ a total of 150 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम 150 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें करंट अफेयर का वेटेज काफी अच्छा है। और अगर हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट विल बी गिवन अ पैसेज अप टू 450 वर्ड ईच। तो यहाँ पे कुछ पैसेज दिया है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स है, उन वर्ड्स में से उन क्वेश्चन को हमें कैसे देखना है, उनको कैसे समझना है, इनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों की किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 की अगर हम लोग बात करते हैं तो जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे पास उसमें भाई कितने आर्टिकल थे, ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए कि आर्टिकल कितने थे, शेड्यूल कितने थे। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल और पार्ट कितने थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 395 हमारे पास आर्टिकल थे, जो कि अब 450 और 460 के आसपास जो उसमें अमेंडमेंट हुए हैं वो दिखाता है। अब अगर हम बात करें कि उस समय जो शेड्यूल थे वो टोटल शेड्यूल 8 थे जो अब 12 हो चुके हैं। और अगर हम बात करें कितने पार्ट थे तो 22 पार्ट थे जो 25 हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जितने भी अगर हम बात करें टॉपिक कवर्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, its history and its various previous, you should be aware the structure and functioning of Indian government including एग्जीक्यूटिंग एंड जुडिशरी से संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। और इंटरनेशनल जो रिलेशन टॉपिक है, जैसे इंडियन का रिलेशनशिप अगर आपने देखा होगा, चाहे किसी कंट्रीज की बात करें, चाहे फॉरेन की बात करें, फॉरेन पॉलिसी की बात करें, एंड रोल इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा रविशंकर जी का नाम सुना होगा जो फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है। तो उनसे संबंधित जो रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। अब यहाँ पे दिस टॉपिक कवर्स द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स सच एज सप्लाई एंड डिमांड। तो डिमांड एंड सप्लाई टॉपिक आपने सुना होगा, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन सुना होगा, एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में सुना होगा। जैसा कि आपने देखा होगा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने आज बजट पेश किया है, उनसे संबंधित भी बहुत सारे डेटा हो सकता है। तो यू शुड आल्सो द अवेयर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर सच एज द बजट, जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स, एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स। तो बैंकिंग रिफॉर्म्स में से जैसे हम देखते हैं आरबीआई की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है बच्चों? आरबीआई है। अब अगर बच्चों लोग आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई के एजेंट के रूप में काम कौन करता है? तो आपने सुना होगा एसबीआई। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका 1920 में नाम हुआ करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये ऐसे जो टॉपिक है उनको आपको जानना होगा और समझना होगा, और उनके बारे में ही आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे कि कहीं भी कोई स्ट्रक्चर या कोई डेवलपमेंट हो रहा है, दिस टॉपिक कवर्स द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सच एज स्पेस एक्सप्लोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें हम रोबोट की बात करते हैं। जैसा कि आपने रोबोट के बारे में सुना होगा कि एक रोबोट है जो 2018 में सोफिया नाम की रोबोट के नाम आपने सुना होगा। सोफिया नाम की रोबोट के बारे में आपने सुना होगा, जिसको यूए की सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी गई है। यू शुड आल्सो बी अवेयर टू दिस डेवलपमेंट इथिकल एंड लीगल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, दिस टॉपिक कवर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, क्लाइमेट चेंजेस जैसे आपने देखा होगा इस बार हीट वेव की बात करते हैं, एंड एंड बायोडाइवर्सिटी।
You should know the latest environment laws and policies such as the National Green Tribunals and the Paris Agreements. तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे या स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो this topic covers the latest happening in the sport and entertainment इंक्लूडिंग मेजर टूर्नामेंट्स एंड अवार्ड्स। जो भी टूर्नामेंट्स एंड अवार्ड्स होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में टेनिस की बात करें, चाहे पोलो की बात करें, चाहे क्रिकेट की बात करें, चाहे हॉकी की बात करें, इन सभी चीजों को हम करंट अफेयर में देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर हम एक टॉपिक की बात करते हैं, जैसे एक पहला पैसेज दिया हुआ है, क्लैट का एक पैसेज दिया, द इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक इन गुजरात। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन हाइपरलूप टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर एक किस लिए किया गया है, तो देखिएगा, द ट्रैक विल बी बुल्ट बाय वर्जिन हाइपरलूप। इसको बनाया किसने? वर्जिन हाइपरलूप। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, गुजरात में स्टार्ट हुआ है, और इसकी स्टार्टिंग किसने की है, तो वर्जिन हाइपरलूप वन a company developing a new form of high speed transportation that uses a vacuum tube। वैक्यूम ट्यूब आपने देखा होगा, जिसमें हम लोग एयर की बात करते हैं, to transport pods up to 760 miles per hour। ठीक है। The test track will be 10 kilometer long and will be used to test the safety and performance of Virgin Hyperloop One's technology। The company hopes to start construction on the track in 2025 and to have in operational by 2025. If successful, the test track could pave the way for constructing and commercial Hyperloop system in India. Hyperloop system could revolutionize transportation in India, connecting major cities and fraction of the time it currently take to travel by train or plane। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे गुजरात में एक हाइपर लूप टेस्ट हो रहा है, जिसमें सारी चीजें बताई गई कि किस कंपनी ने स्टार्ट किया है और कितनी क्या स्पीड रहती है इसकी, इसके बारे में यहाँ पे पैसेज में दिया है। कुछ बच्चे बायलैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें, तो जो हिंदी में समझने वाले हैं उनको उनके बारे में बात करते हैं। तो भारत सरकार ने गुजरात में देश के पहले हाइपर लूप, देखिए यहाँ पर सबसे पहले गुजरात की बात करते हैं, ठीक है, हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह ट्रैक वर्जिन हाइपर वर्जिन हाइपरलूप द्वारा बनाया जाएगा, और जो इसकी स्पीड है, उच्च गति, ठीक है, स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का एक नया रूप विकसित करने वाली कंपनी है, जो 760 मील प्रति घंटे पॉड्स को परिवहन करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करती है। परीक्षण ट्रैक 10 किलोमीटर लंबा होगा और इसका उपयोग वर्जिन हाइपरलूप वन की तकनीकी सुरक्षा और प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। कंपनी को उम्मीद है कि 2025 में ट्रैक का निर्माण शुरू हो जाएगा और 2025 तक ये चालू हो जाएगा। और अगर सफल परीक्षण होने पर परीक्षण ट्रैक भारत में एक कॉमर्शियल हाइपरलूप प्रणाली के निर्माण को मार्ग की प्रशस्त कर सकता है, मतलब स्टार्टिंग कर सकता है। हाइपरलूप सिस्टम भारत में पर्यटन में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जो प्रमुख शहरों को ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा करने में लगने वाले समय को अंश से जोड़ देगा, मतलब एक उनकी बराबरी कर सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित है। विच कंपनी इज डेवलपिंग द हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि वर्जिन हाइपरलूप, स्पेस एक्स हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, या नन ऑफ द अबव। तो अभी हम लोगों ने जो स्टोरी पढ़ी, पैसेज पढ़ा, उसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई विच कंपनी इज डेवलपिंग द हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। तो विच कंपनी, किस कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग? वर्जिन हाइपरलूप कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए, हाइपरलूप कंपनी क्या है, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो ट्रेवलिंग एंड ट्यूब, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा था टेक्नोलॉजी, द कैप्सूल विद पैसेंजर ट्रेवल एट स्पीड इज मोर देन 1200 किलोमीटर इनसाइड अ वैक्यूम ट्यूब। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पे एक वैक्यूम ट्यूब बनाया गया है, जिसमें कुछ सीट प्रोवाइड की गई हैं और ये काफी स्पीड से चलेगा। वैक्यूम ट्यूब हैज द एरिया लो प्रेशर इनसाइड इट।
India plans Hyperloop can involve in India 38 months. Globally, 800 engineers working on the Hyperloop, of which 25 area from India. Its use power from renewable energy sources like solar energy, ठीक है, regenerative braking, wind power. These tubes stand on pylons that can withstand quake and crashes. ठीक है, यहाँ पर देखिए कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया कि भाई हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है क्या, और हाइपरलूप टेक्नोलॉजी विच कंपनी डेवलपिंग, तो वर्जिन हाइपरलूप। अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन देख लिया। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, वेयर विल द फर्स्ट हाइपरलूप, वेयर विल द फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक इन इंडिया बी बुल्ट। तो वेयर वेयर मतलब कहाँ पे हो रहा है भाई, इसका फर्स्ट हाइपरलूप जो टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो वेयर विल द फर्स्ट हाइपरलूप, गुजरात, गुजरात कैपिटल गांधीनगर, ठीक है, महाराष्ट्र नो, कर्नाटक नो, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, गुजरात। अब गुजरात के बारे में अगर सभी लोग जानते हैं तो गुजरात पोरबंदर गांधी जी का एरिया, ठीक है, आपने देखा होगा यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनिटी ऑफ इंडिया कौन है बच्चों, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है जो कहीं ना कहीं गुजरात की पहचान है, इनको आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ हाइपरलूप पॉड। तो भाई मैक्सिमम स्पीड क्या थी, 100 माइल्स पर आवर, 300 माइल्स पर आवर, 500 माइल्स पर आवर, या 760 माइल्स पर आवर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो इसकी स्पीड है, आप देख रहे हैं एक लूप सिस्टम बनाया गया है, वैक्यूम ट्यूब, जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट जनरेशन डिपेंड ऑन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब की टाइप का एक बनाया गया है जिसमें देखिए आपको कुछ चेयर दिख रही होंगी, और इनकी स्पीड होती है 760 माइल्स पर आवर, काफी तेज स्पीड है बच्चों यहाँ पर। राइट आंसर हो गया ए। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ अ हाइपर लूप सिस्टम इन इंडिया, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन मेजर सिटीज, रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, या रिड्यूस पॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये तीनों ही पॉइंट सही हैं, ठीक है, राइट पॉइंट। अब यहाँ पर देखें, अगर हम राइट पॉइंट अगर ये लग रहे हैं तो क्या आंसर कौन सा हो सकता है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। तो ये चीज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर पैसेज को अच्छे से रीड कर लेते हैं, अगर पैसेज को आप अच्छे से रीड कर लेते हैं तो उसको आप आराम से समझ सकते हैं, और इनके दिए हुए क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं। when in India, when in India first Hyperloop test track expected to be the operational, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है when इन इंडिया, तो भाई इंडिया में ये हाइपरलूप सिस्टम कब तक जो है कंप्लीट हो जाएगा, इसका क्या ईयर दिया गया है, तो भाई 27, 26, 25, 25। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे दो बार आंसर दे दिया गया है, पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2025। भाई 2025 के एक स्टार्टिंग प्रोसेस दिया गया था, और कुछ वीक दिए गए हैं कि भाई कितने दिन में हम ये पूरा कर सकते हैं प्रोजेक्ट, तो ये 2025 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। हाइपरलूप सिस्टम, हाइपरलूप सिस्टम ए वैक्यूम ट्यूब डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, ओके। तो ऑल स्टूडेंट प्लीज ध्यान दें। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पैसेज है हमारे पास, इंडिया इज फेसिंग अ वर्सिंग समर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस एज टेम्परेचर शोर अक्रॉस द कंट्री। आपने देखा होगा कि भाई इंडिया में कहीं ना कहीं गर्मी में जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, भाई लाइट का कट जाना, टेम्परेचर ज्यादा होना, जिसकी वजह और पावर भी बहुत ज्यादा कट रही है। द कंट्री पीक पावर डिमांडेड हैज ऑलरेडी, ठीक है, surpassed last year levels, and experts are warning that the situation could worsen the coming weeks. The main reason for the crisis is a storage of coal. तो मेन रीजन क्या यहाँ पर दिखा रहा है, लाइट की कमी क्यों दिखा रहा है, स्टोरेज ऑफ ए कोल। इंडिया relies heavily on a coal to generate electricity, and the country coal mines are struggling to meet demand. This is due to several factors, including a slowdown in production. पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। Including a slowdown in production, a shortage of laborers, and logistical problem. The government has taken steps
to address the crisis, such as importing more coal and arranging state to conserve power. However, these measures have not prevented blackout in some of the countries. The electricity crisis has several negative consequences for India. It is disturbing business, causing power cut in home and हॉस्पिटल्स, मतलब जिसकी वजह से बिजनेस है, पावर्स कट होने की वजह से घरों में, हॉस्पिटल में कई जगह बहुत प्रॉब्लम हो रही है एंड लीडिंग to higher prices for electricity. The crisis is also a major embarrassment for the government, which has promises to provide reliable and affordable electricity to all Indians. अब अगर हम बच्चों देखते हैं, जो भी बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो ध्यान दें कि यहाँ पे एक लाइट की समस्या की बात हो रही है कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है और लाइट कटने से कहीं ना कहीं बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो इसकी समस्या क्या है? कहीं ना कहीं कोल्स माइन समस्या बने हुए हैं, कहीं ना कहीं इसमें जो कोयले की डिमांड है वो पूरी नहीं की जा रही है। अब अगर हम यहाँ पे हिंदी में देखें तो आप इसे भी समझ सकते हैं, देश भर में तापमान बढ़ने के कारण भारत गर्मियों में बिजली संकट से जूझ रहा है। देश की चरम बिजली मांग पिछले स्तर को पार कर चुकी है और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में स्थिति और खराब हो सकती है। संकट का मुख्य कारण कोयले की कमी है। भारत बिजली पैदा करने के लिए कोयले बहुत अधिक निर्भर है और देश में कोयला खदानें मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। कई कारणों के लिए है, जिसमें उत्पादन में मंदी, श्रम की कमी और लॉजिस्टिक समस्याएं शामिल है। सरकार ने संकट से निपटने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे अधिक कोयला आयात करना और राज्यों में बिजली संरक्षण के लिए आग्रह करना। हालांकि इन उपायों से कुछ देशों में ब्लैकआउट को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बिजली संकट में भारत के कई नकारात्मक परिणाम मिले हैं, जैसे कारोबार, घरों और हॉस्पिटल की बिजली कटौती हो रही है और बिजली की कीमत काफी ज्यादा बढ़ रही है। यह संकट सरकार के लिए भी एक बड़ी शर्मिंदगी है, जिससे सभी भारतीयों को विशुद्धता और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का जो वादा किया है वो पूरा नहीं हो पा रहा। अब इनसे ही संबंधित देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम देखें तो व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इंडिया समर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। तो यहाँ पर अगर देखें मेन रीजन की बात कर रही है तो शॉर्टेज ऑफ कोल, स्लो डाउन इन प्रोडक्शन एंड शॉर्टेज ऑफ लेबर। मुझे लग रहा है यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ कोल ये फर्स्ट रीजन सही लग रहा है। स्लो डाउन प्रोडक्शन ये भी रीजन सही लग रहा है। शॉर्टेज ऑफ लेबर ये भी रीजन सही लग रहा है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जो कोल बने हुए हैं इनमें कई बार प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव ये रीजन बिल्कुल सही लग रहा है, फैक्ट सही है, तो राइट आंसर हमारे पास ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन टू एड्रेस द क्राइसिस। तो इम्पोर्टेंट मोर कोल। ठीक है, व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन टू एड्रेस द क्राइसिस? इंपॉर्टेंट मोर कोल, अर्जेंट स्टेट द कंजर्व पावर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट मोर कोल। भाई कोल की तो आवश्यकता होती है और कहीं ना कहीं हमें स्टेट टू कंजर्व पावर प्रोवाइड करनी है, तो राइट आंसर मुझे लग रहा है कि कौन सा होना चाहिए? ए और बी दोनों ही राइट आंसर है, यहाँ पे इस पे ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्राइसिस? तो डिस्टर्बिंग द बिजनेस, causing power cut to home and hospitals, leading to higher prices for electricity। तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर मेरे ख्याल से ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द गवर्नमेंट प्रॉमिस टू इंडियन अबाउट इलेक्ट्रिसिटी? To provide reliable and affordable electricity, to reduce the cost of electricity, to increase the production of coal, none of the above। तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस ने क्या किया है भाई इंडियन अबाउट इलेक्ट्रिसिटी के लिए? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू प्रोवाइड रिलायबल एंड अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी, जिसके लिए मैंने भी बोला था लास्ट में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट परेशान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन या इंडिया इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर? द फ्यूचर ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इट इज द अनसर्टेन, इट इज लाइक improve, it is like to worsen या none of the above। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? it is like to improve या it is like to worsen या uncertain। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? it is the uncertain। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पैसे से दिए हुए हैं, इन पे ध्यान देना है, सभी को ध्यान देना। ऑल स्टूडेंट प्लीज प्लीज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट रीड द पैसेज। अगर पैसेज को आप बहुत ही अच्छे से और जरूर उसको ध्यान देंगे
तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से और इजीली आप इसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से ये कोशिश अच्छे से काम आई होगी और आप सभी लोगों ने इसको ध्यान दिया होगा। ठीक है, तो आंसर भी आपको समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही करंट अफेयर को पढ़ते रहिए। और मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपको फिर मिलेंगे ऐसे ही करंट अफेयर के साथ और क्लैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। थैंक यू।